अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज कहा कि मुल्क में घपले ही घपले नजर आते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि हम कुछ इसलिए नहीं कर रहे कि हम अपनी तवज्जो तरक्की पर ही मरकूज रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला इल्ज़ामात लगाने वालों को हदायत दे। आसिफ अली जरदारी ने आज लाहौर में कहा कि ये बुरी तरह फंस चुके हैं, अब बचकर नहीं जा सकेंगे। इमरान खान आज पेशावर में बोले कि इन्होंने इदारों को तबाह करके रख दिया गया। साथ साथ हीरे चुन लिए गए, अब JIT बन गई, आगे क्या होगा पूरी कौम इसकी मुंतजिर है। डॉन लीक्स के बाद एक ट्वीट आई थी, उस पर कुछ तनाज़ात पैदा हुए, शकूक व शुबात पैदा हुए। बिल आखिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात की खबरें आ गईं। हमारी ये मौज़ूआत हैं। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मुझे लाहौर से ज्वाइन किया है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने वक्त दिया। मेरे साथ मौजूद हैं जस्टिस शाइक उस्मानी साहब कराची से, एक मोतबर शख्सियत हैं, काबिल एहतराम हैं। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब, आपने वक्त दिया। मेरे साथ होंगे प्रोग्राम में कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और वस्ती पंजाब के सदर भी। साथ साथ हम कोशिश करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी, वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज, उनके साथ बात कर सकें। जस्टिस साहब, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज करना चाह रहा हूं। पिलदैत एक बड़ा इदारा है, सेमिनार करता है, मुल्की मामलात पर वो बातचीत करता है, मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं। उनका एक सेमिनार हुआ लाहौर में, उसमें रिटायर्ड जनरल थे, रिटायर्ड फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट थे, एम्बेसडर्स थे, रिटायर्ड दानिश्वर थे। उसमें उन्होंने कहा कि ISPR की ट्वीट आई, आपको याद है डॉन लीक्स की ओरिजिनल रिपोर्ट के बाद, और कहा कि इस ट्वीट से सिविल मिलिट्री रिलेशंस में एक बार फिर तनाव पैदा हुआ है। ये मुल्क के लीडिंग दानिश्वर कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस सिनेरियो में? देखिए, मैंने भी वो ट्वीट देखा था और उसमें बदकिस्मती से चॉइस ऑफ वर्ड जो थी वो सही नहीं थी। पहला पोर्शन तो उसका ठीक था, उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट है हम उससे मुत्तफिक नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि हमने उनका नोटिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया, वो यकीनन ज़ेब नहीं देता फ़ौज को इस किस्म की बात करते हुए, क्योंकि वो डायरेक्ट क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव का। जो भी कहना था उनको चाहिए था, फ़ौज के लिए तो बहुत से रास्ते खुले हुए हैं, वो यकीनन बातचीत डायरेक्टली कर सकते थे वज़ीर आज़म के सेक्रेटरीट से। ये मेरे ख्याल में इल एडवाइज्ड वो पर्टिकुलर जो लास्ट पोर्शन था उनके ट्वीट का था, और इससे मुल्क में बहुत सी बातें शुरू हो गई, चहमोगियाँ शुरू हो गई कि शायद सिविल और मिलिट्री में कोई तसादुम होने वाला है। लेकिन मेरे ख्याल में वो मामला कंट्रोल हो गया, क्योंकि उसके बाद कोई ख़ास रिएक्शन नहीं हुआ। जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए निकालने के कुछ लोगों को, चाहे उनको पसंद आया हो ना आया हो, लेकिन बासूरत उसके बाद लगता तो ये ऐसा है कि मामला सेटल हो गया, और अच्छा है अगर ये सेटल हो जाए। अच्छी बात है, अच्छी बात है जस्टिस साहब, अगर ये सेटल हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल, अगर ये तो बहुत अच्छी बात है अगर सेटल हो जाए। बैरिस्टर ज़फ़र साहब, आपकी तरफ आऊंगा। बैरिस्टर साहब, इसी पिलदैत के सेमिनार में, जहां मैं फिर कहूंगा मुल्क के लीडिंग दानिश्वर थे, रिटायर्ड जनरल थे, रिटायर्ड एम्बेसडर थे, दानिश्वर भी मौजूद थे, उसमें यह भी कहा गया है कि शकूक व शुबात को दूर करने के लिए और अगर कोई तनाव पैदा हुआ था उसको खत्म करने के लिए डॉन लीक्स की मुकम्मल रिपोर्ट जल्द अज जल्द शाये की जाए। आप क्या कहेंगे? जी, मैं बिल्कुल 100% एग्री करूंगा, क्योंकि आप ये देखें इशू बहुत बहुत संजीदा था ये डॉन लीक्स का। इसमें क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि किसने रिपोर्ट दी, बल्कि इशू ये है कि एक बड़ी सीक्रेट मीटिंग हुई थी जिसमें सिक्योरिटी इश्यूज डिस्कस किए गए थे, और उसमें से अगर कोई गलत खबर निकालने की कोशिश करता है और डैमेज करने की कोशिश करता है मुल्क की डिफेंस को, मुल्क की सलामियत को, सलामती के इदारों को, तो मेरा ख्याल है ये इमीडिएटली हुकूमत को खुद ही चाहिए था
कि उसकी तहकीकात करते। बहरहाल हुआ ये कि एक कमीशन बनाई गई और सब ने उस पर एतमाद किया कि कमीशन जो है वो एक बहुत अच्छी रिपोर्ट देगा, जिसपे उम्मीद बल्कि क्या थी, उस पर ये ऑब्लिगेशन थी हुकूमत की कि उसको पूरी की पूरी को शाया करता। लेकिन जिस तरह हुकूमत ने कोशिश की इसको साइड पे डालने की और कुछ हिस्सा उसमें से निकाल दिया, कुछ लोगों को फारिग कर दिया, ये मेरा ख्याल है जब नेशनल इशू की बात हो तो फिर इंडिविजुअल्स काउंट नहीं करते, ये पूरी की पूरी शाया होनी चाहिए थी और उससे ये फिर जो एक टेंशन थी ये ना पैदा होती और मेरा ख्याल है वही मुल्क के लिए भी बेहतर होता। तो ये बड़ा एक नेशनल पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी का चूंकि इशू था, इसलिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूं पिल्डैट के जो दानिश्वरों ने मिलके जो बात की है कि इसको पूरा शाया कर देते तो अच्छा था, बल्कि मेरा ख्याल है अभी भी कर दें तो बड़ा बेहतर हो जाए। और दानिश्वरों का, बैरिस्टर साहब, दानिश्वरों का हमारे साथ एलामिया आया, जो रीजन उन्होंने आपस में डिस्कस की होंगी, जाहिर है वो उस एलामिये में नहीं आई। आपके ख्याल में इस रिपोर्ट का, पूरी की पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट का शाये करना क्यों जरूरी है? देखिए जी, जब आप कमीशन एक बनाते हैं उसका मकसद एक होता है कि कल को आप जाके आज आप शाया करें रिपोर्ट के आज क्या गलती हुई है, ताकि कल को वो गलतियां रिपीट ना हो और जो भी उसमें मुलव्विस है उस इंक्वायरी में उसको फिर कानून और आइन के मुताबिक सजा दी जाए या उसको सैंक्शन किया जाए। तो इंक्वायरी अगर आप पार्टली करेंगे शाया तो वो तो फिर इंक्वायरी का टोटल मकसद खत्म हो जाता है, फिर तो साफ जाहिर हो जाता है कि हुकूमत कुछ छुपाना चाहती है। और ये इसके ऊपर पीछे बहुत बड़ी जूरिस्प्रूडेंस है कि आप इंक्वायरी कराते हैं जब आपको कोई बहुत मेजर मसला हो जाए जो कि एक नेशनल इशू बने और आप उसको कल को, आने वाली कल को आप उसमें अगर आपने देखना है कि कल को ये ना हो दोबारा, आप उसको आज शाया करते हैं और फिर आप उसके इक़दामात करते हैं कि ये इस तरह का क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस तरह इसको फ्यूचर में रोका जाए। क्योंकि आप देखें बड़ा इशू पाकिस्तान का बड़ा मेजर है ये, पूरी दुनिया इस वक्त हमारे पीछे पड़ी हुई है, सीपैक हम बना रहे हैं और उनका सारी कौमें जो हैं, जो हमारी दुश्मन हैं, वो चाहती हैं कि हम ये करें। हमारी जो आर्मी है और हमारी जो फोर्सेस हैं जो इस वक्त टेररिज्म के साथ लड़ रही हैं, उनको इल्जाम लगाया जाए कि वो खुद इन्वॉल्व हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके मुहर्रिकात और सारे सामने आने चाहिए। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, आपकी तरफ आऊंगा। इस तनाज़ुर में जो टेंशन हुई ट्वीट के बारे में और उसके बाद जो माहौल पैदा हुआ, उस माहौल में अब खबरें आई हैं कि वजीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आपके दौर में इस तरह की मुलाकातें होती रहती थीं। मेमो गेट का मामला तकरीबन डॉन लीग से मिलता जुलता हुआ सामने आया था, उस वक्त भी जनरल कयानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकातें होती थीं। आपके ख्याल में ये जो मुलाकात की खबरें आई हैं, इस मुलाकात पर आपकी क्या ओपिनियन है? राजा साहब, आपने मेमो गेट का जिक्र किया है। मेमो तो बैन ही ये था, लेकिन वो तो किसी एक फर्द का इशू था। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर हाउस इन्वॉल्व है और उसके ऊपर तो आर्मी चीफ और ISI चीफ के एफिडेविट आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था। रजिस्ट्रार साहब जो थे वो गए थे सुप्रीम कोर्ट के वो लेने, उसका सारा एविडेंस लेने, और उस वक्त के ISI के चीफ भी गए थे। लेकिन चले, वो पीपल्स पार्टी का दौर था, वो और सारा टैकल होता है। सवाल ये है कि ट्वीट्स के जरिए ये काम नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी बड़ी वाज़ेह तौर पर यह समझती है कि इस तरह इदारों का आपस में बजरिया मीडिया गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये स्टार्ट किसने की है? क्या स्टार्ट फौज की तरफ से हुई है? मेरा जवाब है नहीं। पहली बात तो यह है कि ये सब स्टोरी लगवाई गई, तो इसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर का तीसरे दिन जब फौज ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो इंटीरियर मिनिस्टर ने बड़े जोर से कहा कि जनाब इसके ऊपर बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, ये कौमी हमारी जो शनाख्त है, हमारी कौमी, तो हमारे पाकिस्तान पे अटैक है, बड़ा सीरियस इशू है, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। उनकी जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लेना। उसके बाद उन्होंने कहा जिस पे इंक्वायरी होगी। अब इंक्वायरी हो गई है तो फिर रिपोर्ट क्यों जारी नहीं हो रही? अब ये मुलाकात हुई है, मुलाकात की एक छोटी, मैं इससे पहले एक और बात करना चाहता हूँ। जी जी, ये फरमाइए, जिस दिन ये ट्वीट हुई
ये ट्वीट किसके जवाब में हुई? ये ट्वीट एक ऐसी डिस्कशन के जवाब में हुई जो वजीर आजम के खत से शुरू हुई, और वजीर आजम का वो खत जो वजीर आजम से 3 सेक्रेटरीज को लिखा गया, वो सेक्रेटरीज के पास पहुंचने से पहले मीडिया को लीक किया गया। मीडिया को किसने लीक किया? क्यों डिबेट कराई इस पे? क्या मकसद था उसका? क्या कोई पूछेगा इनसे? क्या उसके जवाब में अगर इदारे ने किया, मतलब है वो नहीं होना चाहिए था। मैं इस बात का हामी हूँ, लेकिन ये भी तो कोई पूछे कि पहले ही हालात खराब थे। कायरा साहब, अब जिस मुलाकात की खबरें आई हैं, ये जो मुलाकात हुई उसकी खबरें आई, दूसरे दिन खबर आई, इस मुलाकात के हवाले से मैं आपकी ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ। जी प्राजल साहब, इस मुलाकात की सूरत हाल में तो अब देखना ये है कि क्या यकीनन यही कहा गया होगा कि हम फौज के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हैं। पहले जो काम हम नहीं कर पाए या जिस तरह आपके तहफ़्फ़ुज़ दूर नहीं कर पाए, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। जो खबरें मीडिया में भी आई वो भी यही है कि उनको फौज को यकीन दहानी कराई गई है कि अब हम दोबारा जो है जो डायरेक्टिव है वो जारी कर देंगे या इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। ये भी बड़ा तमस्कर था ना कि पीएम हाउस से डायरेक्टिव जारी होता है और वजारत दाखिला कहती है कि जी हमने नोटिफिकेशन तो हमने जारी करना है। भाई आपने कौन सा नोटिफिकेशन जारी करना है? और इतने दिन मुल्क में आग लगी हुई है, दोनों इदारों के दरमियान आपस में तनाव हो गया है और सारा मीडिया इस पर बोल रहा है, सारी कौम इस वक्त तशन्नुज में है, लेकिन आप वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे। जो आपने निकालना था वो आप निकाल के कौम के सामने रख देना कि भाई ये है, हमने बिल्कुल दुरुस्त कहा कायरा साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इसी नुक्ते पे रहिए। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, आपने अभी कहा कि वजीर आजम सेक्रेटेरिएट को उधर राब्ता करना चाहिए था। अब तो ये मुलाकात हो गई, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर आजम नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात की खबरें आई। ऑफिशियली किसी साइड से कुछ नहीं कहा गया, बट इसकी चूंकि तरदीद नहीं हुई तो फिर ये दुरुस्त काम हुआ है। लेकिन जो कायरा साहब कह रहे हैं 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं वजीर आजम की वजीर दाखिला के साथ, लेकिन फिर भी ओरिजिनल रिपोर्ट, ओरिजिनल इंक्वायरी सामने नहीं आ रही। जो ओरिजिनल इंक्वायरी जो है वो तो लगता है ऐसे है कि अगर उसको पब्लिश कर दिया जाए तो शायद हालात और ख़राब हो जाएं, क्योंकि मालूम ऐसा होता है कि इंक्वायरी में ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि जो हमारे सेंसिटिव अदारे हैं वो खुश नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर ये है कि इस मामले को रफा दफा करने के लिए दोनों इंस्टीट्यूशंस को, यानी एग्जीक्यूटिव को और आर्म फोर्सेस को साथ मिल करके बैठ करके डिस्कशन कर लेनी चाहिए और आपस में कोई फ़ैसला करना चाहिए। क्योंकि आपस में अगर इनकी कोई तसादुम होता है किसी तरीके से भी तो वो यकीनन हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए और हमारे मुल्क की सालमियत के लिए सही नहीं होगा। यानी आप फरमा रहे हैं जस्टिस साहब, आप फरमा रहे हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करना चाहिए। जी, मैं तो यही कह रहा हूं कि मालूम ऐसा होता है, मैंने तो पढ़ी नहीं रिपोर्ट, लेकिन मालूम ऐसा होता है कि इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो यकीनन उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे जो सेंसिटिव अदारे हैं उनको पसंद नहीं आएंगी। और अगर चूँकि वो आपने देखा होगा ट्वीट में साफ लिखा हुआ था कि वो इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतमईन नहीं है। अगर आप उसको मंजर आम पे ले आते हैं तो बहुत सी बातें और सामने आ जाएंगी। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको मंजर आम पे लानी चाहिए, ख़ास तौर से इस मौके पर जबकि एक तरफ इंडिया आपके पीछे पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब हो रहे हैं, तो दुनिया में आम तौर से पाकिस्तान के बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे हालात में तो सबसे अच्छा यही है जो कि जनरल साहब ने मुलाकात की वज़ीर आज़म से, दोनों के मिल करके ये मामला तय करना चाहिए और इसको रफा दफा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, लाइन पे रहिएगा। नादरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, हीरे तो चुन लिए गए लेकिन JIT अब काम कैसे करेगी, थोड़ा उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू आप देख रहे हैं लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। जी वासाम, अब बहुत शुक्रिया। पिछले पोर्शन में हम ट्राई करते रहे, आपका नंबर नहीं मिल सका। हम बात कर रहे थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर आजम नवाज शरीफ की मुलाकात की खबरों के हवाले से, और कॉन्टेक्स्ट था कि शायद दोनों की मुलाकात में जो डॉन लीक्स और ट्वीट्स की वजह से तनाव पैदा हुआ था उसमें कुछ कमी आई होगी। क्या कहेंगे आप? मेरे साथ जस्टिस शाइक उस्मानी साहब भी हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब भी हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब भी हैं।
अगर मुझे किसी मुलाकात का इल्म नहीं है, लेकिन अगर अखबार में आया है या कोई प्रेस रिलीज हुकूमत से आया तो यकीनन मुलाकात हुई होगी। और ये मामूल की मुलाकातें हैं, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर में मुलाकात होती रहती है। वो जो करंट इश्यूज होते हैं मुल्क में, जो मुख्तलिफ सियासी सूरत हाल या जो सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से बातचीत होती रहती है, तो इसके बारे में मजीद स्पेकुलेशन करना कोई मुनासिब बात नहीं। आज पिलदैत वालों ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, आप भी उनकी एक्टिविटी सेमिनार्स में जाते रहे होंगे। उन्होंने कहा कि डॉन लीक्स की पहली रिपोर्ट और जो ISPR का ट्वीट था, उसके बाद शकूक व शुबहात पैदा हो गए। इन शकूक व शुबहात को खत्म करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर डॉन लीक्स की मुकम्मल रिपोर्ट रिलीज करें। वजीर दाखिला की 1-2 मीटिंग भी हुई है वजीर आजम साहब के साथ, लेकिन अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं सामने लाई गई? मैं पिलदैत के मशवरे को भी मशकूर हूँ, और जो रिपोर्ट बनी है, अगर उस पर कंसेंसस होता है कि उसको मंजर आम पर लाया जाए तो यकीनन आनी चाहिए। हमेशा जो रिपोर्ट्स पाकिस्तान में एक रवायत सी बन चुकी है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है या ट्रिब्यूनल्स बनते हैं या इन्वेस्टिगेशन होती हैं, उसमें कुछ ऐसे मामलात रिपोर्ट में होते हैं जो के हवाले से खुफिया रखे जाते हैं। ये कैफियत सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में है। तो महमूद रहमान कमीशन से लेकर आज तक जितने भी कमीशन बने हैं, किसी की रिपोर्ट भी सरेआम नहीं आई। बहरहाल अगर ये मुनासिब समझा जाता है कि ये रिपोर्ट आनी चाहिए तो जरूर आए। मैं समझता हूँ हुकूमत को उसमें कोई दो राय नहीं है। लाइन पे रहिएगा, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। उस्मानी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। हम JIT की बात कर रहे थे, बिल आखिर हीरे आ गए और JIT बन गई, लेकिन सवाल यह है कि आप तो खुद जज रहे हैं, JIT में नाम सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्जी से लिए, अपनी मर्जी के बंदे रखे। वो प्रोसेस क्या होगा जिसमें चेक किया गया होगा कि ठीक है ये और ये दिस एंड दैट, ये इंटेग्रिटी वाले लोग हैं? किसने चेक करके सुप्रीम कोर्ट को बताया होगा? देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास रिसोर्सेज होते हैं और उनको मालूम होता है कि किस अदारे में क्या हो रहा है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो उनको नहीं मालूम है। और वैसे भी हमारे मुल्क में जो टॉप के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनकी अपनी एक रेपुटेशन होती है, सबको मालूम होती है, और उसको देख करके उन्होंने उन आदमियों को चूज़ किया। और चूँकि वो मोतबर जजेस हैं, 3 जजेस समझदार लोग हैं और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उन्होंने जब आदमी सेलेक्ट किए हैं तो यकीनन ऐसे लोग सेलेक्ट किए होंगे जो कि जिनकी इंटेग्रिटी में कोई शुबा ना हो और उनका रेपुटेशन अच्छा है। अब ये अलग बात है कि किसी का रेपुटेशन अच्छा हो बाद में वो बुरा निकल जाए, उसका तो आप कोई अदाला नहीं कर सकते। लेकिन बाय एंड लार्ज मेरे ख्याल में जो उन्होंने सिलेक्शन की है वो सही नज़र आती है। और अभी तक कोई एडवर्स कमेंट्स उन लोगों के मुतालिक तो अभी तक प्रेस में या कहीं मीडिया में तो नज़र नहीं आए। तो ये तो मेरे ख्याल में अच्छी शुरुआत है। अच्छी शुरुआत है। बैरिस्टर अली जफर साहब, आपने भी JIT के नाम देखे, आपने भी सिलेक्शन प्रोसेस देखा। जज साहब फरमा रहे हैं कि एक उनके पास रिपोर्ट्स होती हैं। जाहिर है आप बैरिस्टर हैं, आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। मेरे जैसा एक आदमी उसके लिए क्या कहेंगे कि किस प्रोसेस के तहत ये नाम सेलेक्ट हुए होंगे? थोड़ा सा हमें भी बता दें प्लीज। देखें जी, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जादू की तो छड़ी है नहीं कि वो इल्म रखते हो हर एक का कि कौन कैसा है। तो मेरा ख्याल है वो उन्होंने ज़रूर मंगवाई होगी। उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो हर एक सिविल सर्वेंट की या एक जो हुकूमत में मुलाजमत कर रहे हैं, उनकी एक जो पूरी रिपोर्ट्स एक हिस्ट्री होती है, और उसका उन्होंने मुताला किया होगा और देखा होगा उसको, और उसके बाद उसमें से ही सिलेक्ट किया होगा। और हो सकता है ये भी जज साहब की बात सही हो कि कुछ थोड़ी बहुत मालूमात इधर उधर से भी पता की होंगी, लेकिन ये इधर उधर से क्या मतलब? बैरिस्टर साहब, इधर उधर से क्या मतलब? जी, इधर उधर से जैसा जज साहब कह रहे थे कि हो सकता है कि उन्होंने उनकी इंफॉर्मेशन कॉल, कोई ज़्यादा फर्दर क्वेश्चंस कॉल किए हों जो बिहाइंड क्लोज डोर्स किए हों। लेकिन जो अमूमन जिस तरह होता है वो सिंपली जो रिकॉर्ड है उसके तहत उसको देख के ही बात की जा सकती है। कोई
नॉर्मली कोर्ट्स बाहर से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है कि ये जो अफसरान जो चूज किए गए हैं वो हर एक की जो रिकॉर्ड था देखा गया और उनमें से ही सिलेक्ट किया गया है। कोई उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन जितनी आपको है उतनी ही सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को होगी। सिर्फ यही डिफरेंस है कि उनके पास रिकॉर्ड था, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो आप शुरू से ही जब से ये पैनामा की हियरिंग शुरू हुई, मैं ये भी रिकॉर्ड पे रखना चाह रहा हूं, आप मसलसल कहते रहे कि जी कोई कमीशन बने या कोई टीम बने जो पहले इसकी प्रोब करे और फिर जाए सुप्रीम कोर्ट के पास। वही हुआ जो आप कहते रहे, बट एक टाइमलाइन रखी गई है 60 डेज की। जेआईटी का बनना उस टाइमलाइन से डिले हुआ, तो आपको अब क्या कहेंगे? 60 डेज में ये सारा इतना बड़ा काम होता हुआ नजर आता है? देखें जी, नंबर वन तो मुझे नहीं लगता कि 60 डेज में होगा, और अगर 60 डेज से 70 डेज हो जाएं या 80 डेज हो जाएं तो मेरा ख्याल है कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है ये 20-25 दिन ज्यादा हो जाएं, लेकिन जो बड़ी जरूरी चीज है अभी होने वाली और जो आप देखेंगे कि जरूर होगी, वो ये है कि अभी चूंकि इसके कुछ तो TORs बन गए हैं, सेक्रेटेरिएट दे दिया गया, कुछ पैसे की बात हो गई कि बजट दे दिया जाए, जहां रिकॉर्ड रखा जाएगा उसकी बात हो गई, ये कह दिया गया कि अगर आपके पास कोई आता नहीं, आप समन इशू करते हैं तो हमारे पास वापस आएं। लेकिन जो कुछ और मजीद चीजें हैं वो अभी मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी ताकत की JIT को, और JIT को एप्लीकेशन देगी अदालत को कि जी हमें ये भी वाजे किए जाए कि हम बाहर के मुल्क से जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसको हम किस तरह लेके आएंगे। तो अभी थोड़ी बहुत इसकी फर्दर फाइन ट्यूनिंग होनी है, और मुझे लगता है कि शायद 60 दिन नहीं, ये 70-80 दिन भी चला जाए, लेकिन TORs कुछ थोड़े बनने की जरूरत है। अभी ये एक गैप है मेरे मुताबिक इस JIT में। अब्बासी साहब, आपकी तरफ आऊंगा, आप हमारे साथ हैं? जी जी, मैं इधर भी हूं जी। आज वजीर आजम साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट, न्यू एयरपोर्ट गए थे और उन्होंने कहा कि हम जहां नजर डालते हैं घपले ही घपले नजर आते हैं, बट हम अपनी तवज्जो तरक्की की तरफ रखे हुए हैं। ये घपलों की तहकीकात आपके खिलाफ तो हो रही हैं, JIT बन गई है, जाहिर है वजीर आजम और उनकी फैमिली की तहकीकात हो रही हैं, लेकिन आप हुकूमत हैं, आप घपलों की तहकीकात तो कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप ये कहें मीडिया में कि घपले ही घपले नजर आते हैं। लाइन ड्रॉप हो गई है नादरीन अब्बासी साहब की, हम उनके साथ दोबारा राब्ता करेंगे। ब्रेक का वक्त भी हो गया है, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नादरीन, रूबरू आप देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। कायरा साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आज वजीर आजम साहब नए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट गए थे और उन्होंने कहा कि जहां भी देखें घपले ही घपले नजर आते हैं। अब जाहिर है इमरान खान की तो हुकूमत पहले नहीं थी, आपकी हुकूमत थी, क्या कहेंगे आप? ब्रदर साहब, घपले ही घपले नजर आते हैं तो 4 साल से ये हुकूमत में बैठे हैं, उन घपलों के खिलाफ इंक्वायर करके पर्चे दें, गिरफ्तार करें बंदों को जिन्होंने घपले किए हैं, वो मैं हूं या कोई और है। 4 साल गुजर जाने के बाद आज वजीर आजम का ये कहना, इससे बड़ा मजाक कोई कौम के साथ हो सकता है कि आज भी वो कहें जी बड़े घपले हैं, जहां जाता हूँ घपले हैं, जहां जाता हूँ काम नहीं है। और जी पिछली हुकूमत ने लोड शेडिंग दी थी। मियाँ साहब, आपने कौम से वादे किए थे, आपके भाई ने कहा था कि 6 महीने में लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। आप तो कहते थे कि हमें तो ब्रीफिंग लेने की भी जरूरत नहीं है, हमारी मुकम्मल तैयारी है, हम आएंगे और बस आगे काम शुरू कर देंगे और 6 महीने में नक्शे बदल देंगे। आज 4 साल के बाद अब फिर वही रोने रो रहे हैं। आज आप कहते हैं जी अच्छा जी वो नीलम जेलम में काम नहीं हो सका इसलिए कि जी बड़ा हालात खराब है। वजीर आजम ने वजाहत भी की, वजीर आजम ने वजाहत भी की, उन्होंने कहा कि हम चूंकि अपनी तमाम तवज्जो तरक्की पर मरकूज किए हुए हैं इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आगे बढ़ रहे, मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ। एक तरफ ये कहते हैं अच्छा तरक्की इन्होंने शुरू किया क्या? अगर प्रोजेक्ट पहले नीलम जेलम का इफ्तिताह किया कि इन्होंने शुरू किया है? क्या इनके दौर में उस टनल का इफ्तिताह हुआ था? इनके दौर में तो आगे उसके ऊपर शायद 10 किलोमीटर टनल रहती होगी 64 किलोमीटर में से, वो 2 टनल बनी थी। हमारे दौर में उसकी मशीनें आई, सब कुछ हुआ, टनल बोरिंग शुरू हुई। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द डे बेनिफिट लिया करती है प्रातः साहब, ले, बट सवाल है कि आज भी ये रोना कि जी पिछली हुकूमत हमें करप्शन विरसे में मिली है, लोड शेडिंग विरसे में मिली है, प्रोजेक्ट बड़े खराब है। तो आप लोग किसने रोक रखा था 4 साल से? अगर कहीं आपको नजर आता है कि जी गंदगी है तो उसका इलाज करें, अगर खराबी नजर आती है उसकी इंक्वायरी करके अभी तक आप लोगों को पकड़ा क्यों नहीं? इसका मतलब है आपने कुछ समझौते किए रखे हैं।
ये बिल्कुल लेम एक्सक्यूजेज हैं। वजीर आजम साहब अब इस वक्त मैदान में निकले हुए हैं और हर जगह जाके माजी की हुकूमतों का रोना और अपनी परफॉर्मेंस, ये भी अदालतों के ऊपर इन्फ्लुएंस का एक तरीकाकार है। इसलिए वरना ये एकदम प्रोजेक्ट्स में जाके इफ्ताह करना, ये एक साइड से प्रेशर बिल्ड करना होता है कि देखें जनाब हम तो कौम की खिदमत कर रहे हैं और अब हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। कायरा साहब सिर्फ सियासी जमातें नहीं, बल्कि कायरा साहब भी काम करने नहीं दे रही, हमें फौज नहीं काम करने दे रही। कायरा साहब आज ही आपके कायद आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि ये बुरी तरह फंस चुके हैं, ये बच के नहीं जा सकेंगे। JIT भी बनी है, उसमें 3 सिविलियन इदारों के लोग हैं, 2 मिलिट्री इदारों के बहुत सीनियर ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर्स हैं। JIT को आपने मुस्तरद कर दिया है। शाह साहब, खुर्शीद शाह साहब अभी शाम में सखर में यही कह रहे थे। हमें तो प्राचा साहब JIT से कोई बड़ी तवक्को नहीं है, हमें तो पहले अदालत से भी कोई बड़ी तवक्को नहीं थी, जैसे तवक्को के मुताबिक ही हुआ। अब तो कह रहे थे कि नहीं जाने की जरूरत की, अदालत कोई बड़ा फैसला नहीं करेगी। हम जब तक अदालत को एम्पावर न करें, कानून साजी न करें, इसके फैसले की जो पूरी इंक्वायरी है इसके हदूदों कयूं तय करें तो ये मुश्किल होगा। लेकिन एक कमीशन बना था इसी पे, डॉन लीक्स पे, उस कमीशन के अंदर भी हमारी फौज के और हमारी एजेंसियों के लोग शामिल थे। तो क्या हुआ है, क्या उसकी कोई रिपोर्ट आ गई है? तो ये जो JIT बनी है वो तो कमीशन था, इस JIT में कितनी सख्त होगी? तो सरकारी मुलाजमीन की JIT है, इसमें अगर हमारे इदारों के लोग हैं तो वो तो उस JIT में भी थे, उस कमीशन में भी थे, उसकी रिपोर्ट तो अभी तक नहीं आई। उस पर तनाजा जरूर है, लेकिन जिस तरह उसको रिस्पॉन्ड कर रही है गवर्नमेंट बड़े कैजुअल मूड में, कुछ नहीं होना। साहब, तो बहुत बड़ा तनाजा हो चुका है, लाइन पे रहिएगा साहब। हमारी गवर्नमेंट होती, पीपल्स पार्टी कसूरवार होती तो पता नहीं हमें आज तक फांसियां लगा दी गई होती, क्या क्या नहीं हुआ। हम देख नहीं रहे कि इस मुल्क में किसके लिए क्या करना है। क्या आपको नजर नहीं आ रहा? क्या पाकिस्तान को नजर नहीं आ रहा? मैंने पहले भी कहा, मौजूद दूसरी तरफ चला गया है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि डॉन लीक्स जो है ये मेमो स्कैंडल से बहुत बड़ा इशू है। कायरा साहब इधर ही रहिए, आपकी बात सुन के बैरिस्टर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं जज साहब की तरफ जाऊंगा। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, आप कायरा साहब की बात सुन रहे हैं, JIT को वो मुस्तरद कर रहे हैं और उन्होंने अपनी रीजन भी बता दी। JIT में अभी जो बनी है इसमें एक सीनियर ऑफिसर हैं जिन्होंने हज करप्शन केस भी प्रोब किया था, अपनी रिपोर्ट दे दी। क्या हुआ? अदालत ने तो बरी कर दिया, जो मुजरिम ठहराए गए थे राव शकील भी बरी हो गया। तो फिर कायरा साहब जब कहते हैं कि JIT से कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए, तो फिर तो हालात सामने आ रहे हैं माजी के एक्सपीरियंस से। देखिए, हम कहाँ से आदमी लेके आए? फरिश्ते तो आ नहीं सकते। आपने आदमी तो इसी मुल्क से लेके आने हैं ना, जो अदारों में काम करते हैं। और ये जितने लोग हैं इनको सुप्रीम कोर्ट ने सेलेक्ट किया है, अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट किया है। तो अगर उनको रिजेक्ट किया जाए, उनको मुस्तरद किया जाए, तो इसके मतलब कि आप सुप्रीम कोर्ट को मुस्तरद कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के से बड़ा कोई अदारा तो है नहीं हमारे मुल्क में, तो अब कहाँ से आदमी लाए जाएँ? आपने इन्वेस्टिगेशन तो करनी है ना, तो किसी बाहर के लोगों को बुला के करेंगे। अब इन लोगों ने, जो आपको याद होगा जब बेनज़ीर साहिबा का जो शहादत थी उसके मुतालिक इंटरनेशनल यार्ड की टीम ने क्या कारनामा कर लिया। तो ये तो बात नहीं है। देखना ये है आपको कि किस तरीके से लोग सिलेक्ट हुए हैं। मेरे ख्याल में अच्छे प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद जांच पड़ताल करके उनको सिलेक्ट किया है और हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जब ये हज करप्शन केस वाले जस्टिस साहब, बाद में फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है ना, उनकी रिपोर्ट से तो कोई फैसला नहीं होगा। तो बिला वजह किसी शुभात को जन्म देना मेरे ख्याल में इस मौके पर ये मुनासिब नहीं। राजा साहब, एक मिनट जरा मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जी जी। गुजारिश ये है बड़े एहतराम के साथ जज साहब से, बड़ी अदब से, हम जो कह रहे हैं हमें सुप्रीम कोर्ट से का एहतराम है, बावजूद इसके कि हमारे साथ रवैये और रहे हैं और हमें गिले शिकवे भी बहुत सारे हैं, वो अपनी जगह। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि हमारा सबसे बड़ा मोहतरम इदारा है और हमें अपने इदारों का हमें एहतराम करना है, लेकिन वहाँ बैठे हुए लोगों ने एहतराम करवाना भी है थ्रू देयर कंडक्ट, थ्रू देयर जजमेंट्स। अदलिया से तवक्को ये की जाती है कि उन्होंने सबका एहतसाब करना होता है। ये एक वाहिद इदारा है जो बाकी सबका एहतसाब करता है और अपना भी एहतसाब खुद ही करता है। इनका भी पार्लियामेंट भी एहतसाब नहीं करती। तो इसके ऊपर सबसे बड़ी तवक्को की जाती है। अर्ज ये है, ऐसा छोटी सी गुजारिश है, अर्ज ये है कि जो JIT बनी है ये जाके इंग्लैंड से पता करेगी कि ये फ्लैट किसके हैं,
वो कहेंगे जी ये तो फलां कंपनी के निल्सन एंड नेस्कोल के है, रजिस्टर्ड कहाँ है? पनामा में। पनामा में जाके पता करेंगे, वो कहेंगे हम तो रिकॉर्ड नहीं देते आपको। उसके पीछे एक और कंपनी है, उसका रिकॉर्ड किसी और आयल ऑफ मैन में या किसी और जजीरे पे है, किसी और मुल्क पे है, तो वहां से रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर ये GIT आके कहती है कि हमें तो रिकॉर्ड नहीं मिला, तो ये जो बेंच है ये क्या फैसला दे लेगा? और पैसे कारा साहब, पैसे सिर्फ 2 करोड़ हैं। आपने पनामा भी जाना है, लंदन भी जाना है, कतर भी जाना है, दुबई भी जाना है, सऊदी अरब भी जाना है। इशू पैसों का नहीं है, इशू फैसिलिटेशन का नहीं है, वो मिल जाएंगे। सवाल राजा साहब ये है कि जब GIT वापस आएगी, वो मुल्क कहेंगे जी हमारा तो अपना कानून है, पाबंद नहीं है पाकिस्तान की। इसीलिए जो पीपल्स पार्टी ने, एतजाज अहसन साहब ने अपोजिशन की तरफ से बिल ड्राफ्ट किया, उसमें हमने एक इनबिल्ट रखा कि जिस बंदे के ऊपर इल्जाम है, जिसकी इंक्वायरी होनी है, वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी देगा कमीशन को, ताकि कमीशन उस पावर ऑफ अटॉर्नी की बेस पे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ले सके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कारा साहब। ये नुक्ता मैं जरा बैरिस्टर साहब से उठाऊंगा। बैरिस्टर अली जफर साहब, आप JIT के हवाले से तो बातचीत सुन रहे हैं, एक फाइनल नुक्ता मेरा रह गया है। वुकला तंजीमें वो डिवाइड हो गई, बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में इख्तलाफात आ गए वजीर आजम के खिलाफ तहरीक चलाने या इस्तीफा लेने के। ये तो फिर JIT का झगड़ा अपनी जगह पे, वकील भी डिवाइड हो गए। मेरा ख्याल है वुकला ने मेजॉरिटी से ये डिसाइड किया है, और शायद ये दुरुस्त फैसला है, कि हम JIT का इंतजार करेंगे और देखेंगे कि JIT ने क्या रिपोर्ट दी है और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या उस पे हुक्म फरमाता है। ये तो बार काउंसिल ने कहा है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज भी कहा कि नहीं, हम तो तहरीक चलाएंगे। जी, जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, वो चूंकि अपनी एक तंजीम है, वो बार काउंसिल के वो हुक्म के नीचे नहीं इस तरह एक्ट करती है, तो वो अगर चलाना चाहते हैं वो जरूर चलाएंगे। उनके पास सबसे बड़ी बार है पाकिस्तान की। लेकिन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस वक्त वुकला में डिवीजन है कि हमें क्या करना चाहिए, और मेरा ख्याल है मेजॉरिटी लोग अभी ये सोच रहे हैं कि हमें इंतजार करना चाहिए कि JIT में क्या होता है। और कायरा साहब ने अभी बात की थी JIT के बारे में। जी जी प्लीज। और वो मेरा ख्याल है उनकी बात में वजन थोड़ा सा है, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये पीपल्स पार्टी का दौर था तो सुप्रीम कोर्ट